हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर नंबर 36 जो कि बुशोंग बुक का है, रेडिएशन प्रोटेक्शन का, डिज़ाइनिंग फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, इसका हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे। पहले 2 वीडियोस में हमने ऑलरेडी ये काफ़ी चैप्टर जो डिस्कस कर लिया है। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे डिज़ाइन फॉर प्रोटेक्टिव बैरियर। हमने पीछे क्या देखा था, एक तो हमने यहाँ देख लिया था रेडियोग्राफिक प्रोटेक्टिव फीचर्स, ठीक है, मतलब रेडियोग्राफी में क्या क्या प्रोटेक्टिव फीचर्स होते हैं। उसके बाद फ्लोरोस्कोपिक प्रोटेक्टिव फीचर्स हमने देखे। देन उसके बाद हम देख रहे हैं डिज़ाइन फॉर प्रोटेक्टिव बैरियर, जो भी हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं, ठीक है, जिसके पीछे हम प्रोटेक्ट रहते हैं, उनका डिज़ाइन कैसे कैसे होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी बिल्ट एक्सरे रूम मस्ट प्रोटेक्ट पीपल आउटसाइड रूम फ्रॉम रेडिएशन। मतलब कि जब हम एक्सरे रूम है जो इंस्टॉल करेंगे, तो हम अपने आप को भी और जो पब्लिक है हमारी, उन्हें रेडिएशन से सेफ रखेंगे। सो वो डिज़ाइन प्रोटेक्टिव बैरियर जिसमें वॉल, डोर्स, फ्लोर्स यूजिंग मटेरियल लाइक लेड, कंक्रीट और ब्रिक। मतलब हम रेडिएशन से कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, या तो उसमें लेड लगाएं, ठीक है, एक्यूरेट थिकनेस का, या तो कंक्रीट का यूज़ करें, या फिर हम ब्रिक का यूज़ करें, तो भी है जो हमें रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सरे रूम है वो कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे बनाएंगे उसे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, जस्ट मेकिंग अ नॉर्मल एक्सरे इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट थिंक वेयर एक्सरे मशीन प्लेस्ड। हमारी एक्सरे मशीन कहाँ होनी चाहिए, वेयर बीम गोज, हमारी जो प्राइमरी बीम है वो किस वॉल पे जा रही है ना, किस डायरेक्शन में जा रही है, उसका भी ध्यान रखना है। विच वॉल्स नीड मोर प्रोटेक्शन, मतलब जहाँ हमारी प्राइमरी बीम है जो डायरेक्टली लगेगी, वहाँ हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड है, ठीक है, और अदर देन द अदर्स वॉल। देन इफ़ रूम्स ऑन अपर फ्लोर आल्सो शील्ड, अगर हमारा रूम है जो, वैसे मोस्टली जो होता है ना, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हमेशा ग्राउंड फ्लोर या फिर वो मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही होता है, ठीक है। मतलब रेयर चांसेस होते हैं कि ऊपर हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, बट मोस्टली, क्योंकि अगर ऊपर रखेंगे तो फ्लोर भी है जो हमें शील्ड करना पड़ेगा। अ मेडिकल फिजिस्ट हेल्प्स डिज़ाइन प्रॉपर प्रोटेक्शन, मतलब इसमें ऐसे नॉर्मल पर्सन आकर एक्सरे रूम नहीं तैयार करेगा, एक प्रॉपर मेडिकल फिजिस्ट आएंगे जो कि इस रूम का पूरा डिज़ाइन तैयार करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन। हमें ये तो पता चल गया है ना कि हमने इस रेडिएशन से प्रोटेक्ट रहना है, तो उस रेडिएशन के क्या क्या टाइप्स हैं जिनसे हमें प्रोटेक्ट रहना है। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी रेडिएशन, scatter radiation, then leakage radiation. The primary radiation is main X-ray beam. It comes directly from the X-ray tube. Strongest and most dangerous, need maximum shielding. अब ये डायग्राम देखो, जो हमारी एक्सरे ट्यूब है, ये मानकर चलो एक्सरे ट्यूब है, यहाँ से जो रेडिएशन आई, ये हमारा आई रहा है ना पेशेंट, ठीक है, जो रेडिएशन आ रही है ना पेशेंट पे लग रही है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद कुछ रेडिएशन होती है जो पेशेंट को टकराकर स्कैटर्ड हो जाती है, ये होगी हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन। तो थर्ड वन इज, मतलब यहाँ से तो हमारे नॉर्मली एक्सरेज आते हैं ना, जो ट्यूब से भी ऐसे निकल जाए। वैसे तो हम अपनी ट्यूब को हाउसिंग में रखते हैं, एक एक्सरे ट्यूब हाउसिंग होती है जो हमने अच्छे से डिटेल में पीछे कवर की है, इससे जो पहले 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, सॉरी 2 लेक्चर हैं, क्लास 1 और क्लास 2 में, दिस इज़ अ क्लास 3। और ये जो ऐसे इस डायरेक्शन में निकले, ये है हमारी लीकेज रेडिएशन, जो हमारी ट्यूब को लीक करती हुई बाहर आ रही है, ठीक है। प्राइमरी जो हमारी पेशेंट पे लगेगी, स्कैटर्ड जो कि हमारी प्राइमरी जब जाकर किसी चीज़ पे टकरा कर वो स्कैटर्ड हो जाएगी, देन कॉल्ड एज स्कैटर्ड रेडिएशन। ये तीनों हमने देख ली। उसके बाद ये वही डायग्राम है।
जो प्राइमरी रेडिएशन होती है वो यूज़फुल बीम होती है, ठीक है, जो पेशेंट से इंटरेक्ट करके हमारे आईआर पर जाती है और इमेज फॉर्म करती है, दैट इज़ प्राइमरी रेडिएशन। देन उसके बाद इफ़ एक्सरे बीम डायरेक्टेड टुवर्ड्स वॉल, ये अलग वर्ड है, ठीक है। इफ एक्सरे बीम डायरेक्टेड टुवर्ड्स वॉल, दैट वॉल कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर। उस देखो, जैसे स्टैंडिंग एक्सरेज होते हैं ना, चेस्ट हमारा स्टैंडिंग में होता है, जो रेडिएशन उस सीधा वॉल पे जाएगी ना, जो हमारे डायरेक्ट वॉल पे जाएगी, तो उस वॉल को हम प्रोटेक्ट भी करेंगे ताकि उसके जो साथ वाला एडजेसेंट रूम है वो वहाँ रेडिएशन ना जाए। तो उस वॉल को प्रोटेक्ट करेंगे जब हम, तो उसे बोलेंगे प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर। उस वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बैरियर हम यूज़ करेंगे उसे बोलेंगे प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है। इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लेड बॉन्डेड टू ड्राई वॉल और वुड पैनलिंग, मतलब उस जो भी वो हमारी वॉल होगी, ठीक है, चाहे तो वुड की होगी या कुछ भी, तो हम उसमें एक लेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। सच शील्डिंग अवेलेबल इन वेरियस थिकनेस, मतलब उस लेड की थिकनेस अलग अलग अब डिपेंड करती है कि रेडिएशन भी कौन सी है ना। एक्सरेज में भी उसकी पर्टिकुलर थिकनेस होती है जो हम यूज़ करते हैं। यूज टू मोस्ट ऑफन एज प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर, जिसकी यूनिट और इसकी यूनिट हम किस में मेज़र करते हैं, पाउंड बाय फीट स्क्वायर, एलबी डिवाइडेड बाय फीट का स्क्वायर। देन उसके बाद आता है हमारा लेड वर्सेस कंक्रीट, मतलब जहाँ तो हम लेड की इतनी थिकनेस यूज़ करें, और अगर हम लेड का इतनी थिकनेस नहीं यूज़ कर रहे तो हम कंक्रीट की कितनी थिकनेस है जो यूज़ करें जिससे हम रेडिएशन से प्रोटेक्ट हो सकें। 4 इंच ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 1/16 इंच ऑफ लेड, ये पीबी है विच इज़ सिंबल ऑफ द लेड, ठीक है। अगर हम कंक्रीट को मतलब 4 इंच थिकनेस यूज़ करेंगे तो वो इज इक्वल टू होगी 1/16 इंच ऑफ लेड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लेड वी ऑल्सो यूज़ कंक्रीट या ब्रिक का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो स्कैटर रेडिएशन होती है ना, मेनली व्हेन एक्सरेज हिट पेशेंट दे स्कैटर्ड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जो स्कैटर रेडिएशन का मेन सोर्स हमारा पेशेंट ही होता है, क्योंकि पेशेंट की कुछ थिकनेस है ना, जैसे ही एक्सरेज उसमें आएंगी तो वो उनसे टकराकर अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगा, जिसे हम स्कैटर रेडिएशन को बोलते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं एट 1 मीटर डिस्टेंस स्कैटर रेडिएशन इज इक्वल टू 0.1% ऑफ प्राइमरी बीम, मतलब जैसे ये हमारी प्राइमरी बीम आ रही है ना, ये प्राइमरी बीम की जितनी एनर्जी है इस प्राइमरी बीम की, यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस तक इसकी जो एनर्जी है वो 0.1% ही रह जाती है। 1 मीटर डिस्टेंस पर ही प्राइमरी बीम से स्कैटर रेडिएशन की जो एनर्जी है 0.1% ही रह जाती है। एट 1 मीटर डिस्टेंस स्कैटर रेडिएशन की क्या वैल्यू रह जाएगी, इज इक्वल टू 0.1% ऑफ प्राइमरी बीम। सो डिस्टेंस रिड्यूसेस रेडिएशन अलॉट, ठीक है। बहुत सारे जो हमारा रेडिएशन है वो डिस्टेंस ही कम कर देता है अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस यूज़ करेंगे। देन उसके बाद जो लीकेज रेडिएशन है, radiation that leaks from the extractive housing is a leakage radiation, comes in all direction except main beam, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा था, मेन बीम को छोड़कर जो हर डायरेक्शन में जो लीकेज रेडिएशन है वो आ सकती है। देन इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम अलाउड इज इक्वल टू 1 मिलीग्रे पर आवर एट 1 मीटर डिस्टेंस और 100 मिली रोंजन पर आवर एट 1 मीटर डिस्टेंस। ये लीकेज रेडिएशन की वैल्यू है कि इतनी बस 1 मीटर डिस्टेंस में इतनी इससे कम ही होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी लीकेज रेडिएशन की वैल्यू, ठीक है। यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिव बैरियर कैलकुलेशंस, मतलब इसे हम यूज़ करते हैं कि प्रोटेक्टिव बैरियर की कैलकुलेशन से कि हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर एक्चुअल में कितना काम कर रहे हैं, इनकी वैल्यू देख कर। देन आता है हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर्स। प्रोटेक्टिव बैरियर्स के आगे 2 टाइप हैं, प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर एंड द सेकेंडरी प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है। जो प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर्स कौन से हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम प्राइमरी रेडिएशन, फॉर एग्जांपल वॉल वेयर बीम इज डायरेक्टेड,
मतलब जो हमें प्राइमरी रेडिएशन से बचाएंगे ना, प्राइमरी रेडिएशन कौन सी है, जो हमारी एक्स ट्यूब से निकलकर डायरेक्टली पेशेंट पे और जो सामने वाली वॉल है उस पे बज रही है। ठीक है, जो प्रोटेक्शन हमें प्राइमरी रेडिएशन से बचाएगी दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर। ठीक है, जो सेकेंडरी प्रोटेक्टिव बैरियर्स है दे आर थिनर देन प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्कैटर रेडिएशन एंड लीकेज रेडिएशन। इनसे ये हमें सेफ रखेगी। और जो हमें हमारा प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर है उसके लिए हम लेड का यूज़ करते हैं मेनली। जो हमारा सेकेंडरी प्रोटेक्टिव बैरियर है उसके लिए लेड नॉट रिक्वायर्ड, मतलब करना है नहीं करना वो अपनी चॉइस है, बट इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। कन्वेंशनली क्या होता था, जिप्सम बोर्ड, ग्लास लेड, आर्सेनिक इज़ एडिक्वेट, मतलब इन चीज़ों का हम यूज़ करके हम अपना प्रोटेक्शन में रख सकते थे सेकेंडरी प्रोटेक्टिव बैरियर में। मेनली many walls of secondary protective barrier can be protected adequately with 4 thickness of 5 by 8 inch gypsum board, मतलब जिप्सम बोर्ड की 4 थिकनेस रखकर ना उसको हम यूज़ कर लेते थे एज अ सेकेंडरी प्रोटेक्टिव बैरियर। ठीक है, जिससे हम प्रोटेक्ट रह सके। दिस आल्सो यूज फॉर कंसोल रूम बैरियर, मतलब यही वाली थिकनेस है जो हम 4 थिकनेस ऑफ 5 by 8 जिप्सम बोर्ड का यूज़ कर हम कंसोल रूम बैरियर को भी मतलब कंसोल रूम बैरियर में भी हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं। देन 4 थिकनेस ऑफ जिप्सम बोर्ड एंड हाफ इंच प्लेट ग्लास, ऑल दैट इज नेसेसरी। जो हमारा सेकेंडरी प्रोटेक्टिव बैरियर है उसमें सिर्फ यही हमारा नेसेसरी है कि मतलब इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। समटाइम्स हम ग्लास वॉल का यूज़ करते हैं 1/2 इंच to 1 इंच थिकनेस, कैन बी यूज टू कंट्रोल बोथ बैरियर, मतलब इतनी थिकनेस रखकर हम दोनों बैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं इनका यूज़ करके। ठीक है, अब उसके बाद आता है जो रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट है रिसीव मोस्ट ऑफ देयर ऑक्यूपेशनल रेडिएशन एक्सपोजर ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपी, मतलब जितने भी हमारे ऑक्यूपेशनल वर्कर होते हैं ना, ठीक है, उनको रेडिएशन फ्लोरोस्कोपी से ही लगती है। और जो हमारा व्यूइंग विंडो होता है उनमें हम लेड ग्लास का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो आता है पॉइंट वो आता है फैक्टर्स दैट अफेक्ट बैरियर थिकनेस। जो हमारे ये प्रोटेक्टिव बैरियर है ना, प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर एंड सेकेंडरी प्रोटेक्टिव बैरियर, इनकी जो थिकनेस है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, सो डिस्टेंस कैसे रिलेट करेगा, यूज़ इन्वर्स क्योरला, मतलब जो रेडिएशन इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर पे। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी मतलब रेडिएशन है वो कम लगेगी। ठीक है, डिस्टेंस किस किस के बीच, बिटवीन द एक्सरे सोर्स एंड द बैरियर। ठीक है, उनकी थिकनेस मतलब हमारे एक्सरे ट्यूब, सपोज करो कि ये एक्सरे ट्यूब थी हमारी। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई प्रोटेक्टिव बैरियर लगा रखा है। ठीक है, ये हमारा बैरियर है। इससे एक्सरे ट्यूब, इस बैरियर से और एक्सरे ट्यूब की जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी इसकी थिकनेस कम रिक्वायर्ड होगी। थिकनेस रिक्वायर्ड इज लेस। ठीक है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी थिकनेस हमें कम रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये हमने देखा। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दैट टू द एडजेसेंट ऑक्यूपाइड एरिया नॉट टू द इनसाइड द वॉल ऑफ द एक्सरे इमेजिंग सिस्टम, मतलब जो हमारा ये रूम होगा ना, ठीक है, ये ऐसा रूम है जिसके बीच में हम एक्सरे ट्यूब रखते हैं, इंस्टॉल करते हैं। उससे जो साथ वाले रूम का भी डिस्टेंस है ना वो भी हम देखते हैं कि हाँ कितना है, ताकि हम अपनी जो मटेरियल लेड मटेरियल की थिकनेस उस अकॉर्डिंग रख सकें। ठीक है, कि साथ वाले रूम का डिस्टेंस भी कितना रहेगा। देन उसके बाद आता है हमारा रूम पोजीशन। जो हमारा एक्सरे रूम है वो कौन सी जगह पर पोजीशन होना चाहिए। डिजायर्ड एक्सरे रूम इमेजिंग सिस्टम डिजायर्ड इन मिडल, हम चाहते हैं कि ये सेंटर में हो ताकि विल फेसिंग एक्सरे ट्यूब नीड मोर शील्डिंग। जो हमारा एक्सरे ट्यूब को वॉल फेस करेगी ना, वॉल फेसिंग एक्सरे ट्यूब नीड्स मोर शील्डिंग, साइड वाली वॉल्स को लेस शील्डिंग चाहिए। इसलिए हम अपने जो
मशीन है वो हम सेंटर में रखते हैं रूम के, ताकि काफ़ी सारा ये इधर से ऐसे डिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है। ताकि ये नहीं है कि एक जो ट्यूब है एक ही वॉल को हमारी ज़्यादा देर तक एक्सरेज पड़ रही है एक वॉल पे, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसकी थिकनेस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, उस वॉल के लिए जो हम प्रोटेक्टिव बैरियर यूज़ करेंगे उसकी थिकनेस हमें ज़्यादा चाहिए। उसके बाद आता है एवरेज यूसेज इसमें आता है जो ऑक्यूपेंसी फैक्टर होता है, ये हमें एनसीईआरटी ने सजेस्ट किया है। जैसे कि हमारा कुछ ऑफिस जो कि फुल टाइम यूज़ होता है, जहाँ बहुत सारे एक्सरेज रेगुलर हो रहे हैं ना, ऑफिस होता है जो हमारा मेनली एक्सरे रूम होता है, वहाँ हमें मोर प्रोटेक्शन चाहिए। देन जो स्टोर रूम है जहाँ हम फिल्म्स वगैरह स्टोर करते हैं, वहाँ तो इतना एक्सपोजर है नहीं, वहाँ हमें लेस प्रोटेक्शन चाहिए। कि मतलब यूजेज एरिया यूजेज में आता है कि कैसे मतलब कितना वहाँ काम हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्क हम वहाँ प्रोटेक्टिव बैरियर लगाते हैं। मतलब जो ऑफिस है फुल टाइम यूज़ है उसमें 40 आवर पर वीक, तो एक हफ्ते में 40 घंटे काम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एरिया टाइप, ठीक है। वहाँ कौन से लोग रह रहे हैं, हु स्टे देयर, और उसकी डोज लिमिट क्या क्या है, ठीक है। ये देखो एरिया टाइप पहले आता है हमारा कंट्रोल्ड एरिया। कंट्रोल्ड एरिया में हमारे कौन रहते हैं, वर्कर्स, जो रेडिएशन वर्कर्स होते हैं, ठीक है। और इसकी डोज लिमिट क्या है, 50 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ठीक है। कि इससे ज़्यादा डोज है जो नहीं लगनी चाहिए, इसलिए कि हमारी जो प्रॉपर बैरियर की थिकनेस वगैरह है वो अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑक्यूपेशनल डोज है। उसके बाद होता है जो अनकंट्रोल्ड एरिया है जिसमें हमारी पब्लिक आती है, उसकी होनी चाहिए डोज लिमिट 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ठीक है। कि एक साल में 1 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा तो एक्सीड करनी ही नहीं चाहिए, जिसे हम 100 मिली रैम पर ईयर बोलते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 20 माइक्रोसीवर्ट पर वीक और 2 मिली रैम पर वीक, ठीक है। ये इनके कन्वर्जन है। ये भी ध्यान रखना कि पब्लिक डोज है जो उसकी जो पब्लिक की डोज लिमिट है वो 1 मिलीसीवर्ट सबको याद रहती है, 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर। और इसका अगर मिली रैम में पूछा जाए तो 100 मिली रैम पर ईयर, और वीक में पूछा जाए तो 20 माइक्रोसीवर्ट पर वीक और 2 मिली रैम पर वीक, ठीक है। ये इनकी याद रखनी है। और उसके बाद जो होता है ना, बैरियर इज रिक्वायर्ड टू डिक्रीज एक्सपोजर टू वर्कर इन ऑल लेस देन 1 मिलीसीवर्ट पर वीक। मतलब जो हमारे बैरियर है ना वो हमारे एक्सपोजर को कम कर देते हैं, कितना कम, मतलब 1 मिलीसीवर्ट से भी कम कर देते हैं, 1 मिलीसीवर्ट पर वीक, 100 मिली रैम पर वीक, ठीक है। उसके बाद आता है जो हमारी प्रोटेक्टिव बैरियर शुड इंश्योर दैट नो इंडिविजुअल विल रिसीव मोर देन 25 माइक्रोसीवर्ट डोज। मतलब जो हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर है ना इतनी अच्छी मतलब थिकनेस के होने चाहिए, इतने ये प्रॉपरली होने चाहिए ताकि कोई भी इंडिविजुअल है 25 माइक्रोसीवर्ट से ज़्यादा और 2.5 मिलीरैम से ज़्यादा तो उसे डोज मिले ही ना इन एनी सिंगल आवर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी क्या है, हाउ मच टाइम पीपल स्टे इन दैट एरिया नियर एक्सिट ट्यूब, मतलब एक्सिट ट्यूब के आसपास, मतलब वहाँ कितना ज़्यादा काम कर रहा है कोई पर्सन, वो हमें बताता है ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी में टाइप्स आते हैं, जैसे फुल ऑक्यूपेंसी मीन्स पीपल स्टे ऑल टाइम, पीपल जो लोग वहाँ काफ़ी टाइम जो रह रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑफिस स्टाफ, नर्सिंग स्टेशन है कोई, ठीक है। और उसके बाद आता है जो फ्रीक्वेंट, जो पीपल कम ऑफन, मतलब कभी कभी आते हैं, जिस एरिया में कभी कभी आते हैं, जैसे कि कॉरिडोर में। उसके बाद आता है ओकेशनल, जहाँ बहुत ही कम है जो लोग आएंगे, वो होता है स्टोर रूम, जहाँ टॉयलेट में भी वैसे आते हैं बट एग्जाम्पल दी रखी है बुक में तो लिख लेना। उसके बाद आता है मोर पीपल स्टे मोर प्रोटेक्शन नीडेड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ अच्छी खासी प्रोटेक्शन हमें चाहिए। उसके बाद आता है जो डोज लिमिट्स है फॉर पब्लिक इज इक्वल टू 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ये हमने देख लिया है ऊपर यहाँ ना, ये अगेन आई राइट हियर, डोज लिमिट फॉर पब्लिक इज इक्वल टू 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर और 20 माइक्रोसीवर्ट पर वीक, टू, ये वाला नहीं है, 2 मिली रैम पर वीक, ठीक है। ये याद रखनी है कि 1 मिलीसीवर्ट को कैसे मिली रैम पर वीक में और माइक्रोसीवर्ट में कन्वर्ट किया है। उसके बाद आता है हमारा वर्कलोड। वर्कलोड क्या है, जो वर्कलोड है उसमें हमें बताया वर्कलोड इज
टोटल अमाउंट ऑफ एक्सरेज यूज्ड इन अ वीक, मतलब एक वीक में कितने हमारे एक्सरेज हैं हमने किए हैं। जो हमारी शील्डिंग होती है ना, शील्डिंग रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन लेवल ऑफ रेडिएशन एक्टिविटी इन दैट रूम, मतलब ये इससे हमें वर्कलोड का पता चलता है कि हमें कितनी रेडिएशन एक्टिविटी को यूज़ किया है, उस पर डिपेंड करता है हमारी कि शील्डिंग की कितनी थिकनेस हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक देखा था। और इसके बाद जो मैक्सिमम पर आवर डोज कितनी होनी चाहिए, 25 माइक्रोसीवर्ट। ठीक है, 1 घंटे में इतने से ज़्यादा तो लगनी ही नहीं चाहिए, है ना, हमारी इतनी शील्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद वर्कलोड देखा, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सरेज यूज इन वीक, और जो हमारी शील्डिंग है ये डिपेंड करती है कि है ना कितनी रेडिएशन एक्टिविटी हो रही है उस एरिया में। और वर्कलोड की यूनिट क्या है, मिली एम्पियर मिनट पर वीक, मिली एम्पियर एम में मिनट पर वीक। ठीक है, ये वर्कलोड की यूनिट है। उसके बाद हमने देखा कि मोर पेशेंट मोर एक्सरेज मोर रेडिएशन थिकर वॉल नीडेड, जितने ज़्यादा हमारे पेशेंट वहाँ हम करेंगे उतने ज़्यादा एक्सरेज होंगे। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन मतलब हम यूज़ कर रहे हैं, तो उतनी ही ज़्यादा थिकनेस है जो हमें अपनी वॉल की चाहिए। अ बिजी एक्सरे रूम जहाँ पर वर्कलोड होगा 500 मिली एम्पियर मिनट पर वीक, मतलब एक जो हमारा एक्सरे रूम है जहाँ मतलब बिजी वर्कलोड है, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पर होगा वर्कलोड का क्या वैल्यू रहेगा, 500 मिली एम्पियर मिनट पर वीक। ठीक है, और अगर कोई प्राइवेट ऑफिस है, मतलब प्राइवेट में बहुत कम ऐसा काम होता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट किए जाते हैं। इन प्राइवेट ऑफिस ये वैल्यू वर्कलोड की कितनी होनी चाहिए, लेस देन 100 मिली एम्पियर मिनट पर वीक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेन यूज़ फैक्टर। ठीक है, यूज़ फैक्टर क्या है, परसेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एक्सरे बीम ऑन, मतलब कितने टाइम तक हमारी एक्सरे बीम है जो ऑन रही उसका परसेंटेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव बैरियर, मतलब एक जो हमारा प्रोटेक्टिव बैरियर है, ठीक है, उस प्रोटेक्टिव बैरियर पर कितने टाइम तक जो हमारी रेडिएशन है वो लग रही है, ऑन होकर वहाँ लग रही है। ठीक है, इसके लिए जो यूज़ फैक्टर होता है अकॉर्डिंग टू NCRP, वॉल्स का यूज़ फैक्टर होता है 1/4। ठीक है, फ्लोर का होता है 1 यूज़ फैक्टर। ठीक है, और जो हमारी सेकेंडरी रेडिएशन का यूज़ फैक्टर है, यूज़ फैक्टर फॉर सेकेंडरी रेडिएशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन फॉर सेकेंडरी बैरियर, जो हमारे सेकेंडरी बैरियर होते हैं, लीकेज रेडिएशन होती है, वहाँ स्कैटर रेडिएशन दोनों प्रेजेंट होते हैं। 100% ऑफ टाइम दैट द एक्सरे ट्यूब एनर्जाइज्ड, जब भी हमारी एक्सरे ट्यूब एनर्जाइज होगी मतलब ऑन होगी तो हमारी वहाँ लीकेज रेडिएशन भी आएगी, स्कैटर रेडिएशन भी आएगी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी मेडिकल फिजिस्ट हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि जो हमारी प्राइमरी बैरियर है ना ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि इसमें बिकॉज यूजफुल बीम इंटरेक्ट विद पेशेंट एंड IR, जो कि इसे ब्लॉक कर देते हैं। मतलब जैसे हमारी यूजफुल बीम आएगी, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा, ये हमारी प्राइमरी बीम आ रही है, यूजफुल बीम, ये पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, और हमारे IR के साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, IR के पीछे भी एक लेड लगा होता है, हमें जैसे हम कैसेट का वो पढ़ेंगे ना डायग्राम, तो उसके पीछे भी एक हमारा लेड लगा होता है जो कि ऑलरेडी इस रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, कि उनसे हमें इतना नहीं बचना, क्योंकि वो तो ज़्यादातर तो पेशेंट में एब्जॉर्ब हो जाएगी। देन उसके बाद आते हैं स्कैटर रेडिएशन एंड लीकेज रेडिएशन, जिससे हमने बचना होता है। ठीक है, सो ओनली कंसीडर सेकेंडरी रेडिएशन बैरियर, जिसमें स्कैटर्ड एंड लीकेज दोनों आते हैं, उसे बोला जाता है, जो हमें स्कैटर्ड एंड लीकेज रेडिएशन से बचाएंगे उसे बोला जाता है सेकेंडरी रेडिएशन बैरियर। ठीक है, जैसे सीलिंग है ना जो हमारी छत, वो भी सेकेंडरी बैरियर में आता है। ठीक है, यूज फैक्टर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन ऑलवेज 1 बिकॉज स्कैटर प्लस लीकेज, यूज फैक्टर फॉर सेकेंडरी रेडिएशन ऑलवेज 1 बिकॉज स्कैटर प्लस लीकेज गो इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये हर डायरेक्शन में जाती हैं। सो बैरियर जो हमारे बैरियर्स हैं वो ऑलवेज एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, सो बैरियर्स ऑलवेज एक्सपोज्ड। ठीक है, और उसके बाद आता है जो इन फ्लोरो IR स्टॉप्स बीम, सो लेस प्राइमरी बैरियर रिक्वायर्ड, जो फ्लोरोस्कोपी में होता है। ठीक है,
हमारे जो IR हैं वो स्टॉप कर देते हैं बीम को। सो लेस प्राइमरी बैरियर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। एक बारी जैसे मैं ये चैप्टर के नोट्स बता रही हूँ ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी पुशोंग बुक उठाकर उसे रीड करना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ये लाइंस। ठीक है, तो एक बारी अगर वो रीड कर लोगे आप तो आपको पता चल जाएगा। और हो सके तो ये नोट्स खुद अपने हाथ से लिख कर बनाओ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हायर केवीपी, मतलब पेनिट्रेबिलिटी। केवीपी यूज टू मेजर इट, मतलब जितना ज़्यादा हम केवीपी यूज़ कर रहे हैं ना, उतनी हमें थिकर वॉल चाहिए, मतलब उतनी जो हमारी बैरियर थिकनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। पेनिट्रेबिलिटी किस पे डिपेंड करेंगी, हायर केवीपी, जितना हम केवीपी यूज़ कर रहे हैं। मोर पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरेज, थिकर वॉल नीडेड। ठीक है, मशीन है जो मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम उसकी 150 केवीपी तक लिमिट होती है, बट एवरेज प्रैक्टिकली हम 70 केवीपी तक के यूज़ करते हैं। सो हमारे जो डिज़ाइनिंग है ना, वो उसे डिज़ाइनर एज्यूम हायर वैल्यू फॉर सेफ्टी पर्पस, कि हमने देखना कि हमने उस 100 केवीपी पे जब एक्सपोजर होगा, जो उससे लीकेज या स्कैटर्ड रेडिएशन निकलेगी, हमने उससे बचना है। ठीक है, एक्चुअल में 75 केवीपी तक की यूज़ होगी। तो जो हमारी, हम एक ओवर एस्टिमेट लेकर चलते हैं कि हाँ अगर इतना रहेगा तो ठीक है, हम एक सेफ साइड में रहेंगे। सो द ओवर एस्टिमेट टू स्टे सेफ, बैरियर जो हमारे होते हैं नेवर टू थिन, नीचे इतनी पतले नहीं होते। ठीक है, और जैसे मैक्सिमम मशीन का जो था 150 केवीपी और मेमोग्राफी की मशीन के लिए था 30 केवीपी। ठीक है, तो वर्कलोड है जो आल्सो डिटरमाइंड बैरियर थिकनेस। ठीक है, आपको पता चल गया ना हमने जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं, जिस पे हमारी बैरियर की थिकनेस डिपेंड करती है। तो फर्स्ट वन इज डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद है हमारा रूम की पोजीशन, कि हमारी रूम की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए ताकि हम स्कैटर और लीकेज रेडिएशन कम लगे। उसके बाद एरिया यूजेज, मतलब कि ऑक्यूपेंसी फैक्टर, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ कितने टाइम तक कोई पर्सन रह रहा है। ठीक है, या फिर उसमें कितना वर्क काम हो रहा है एक्सरेज के प्रति। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेंसी के टाइप्स देखे थे हमने, फुल ऑक्यूपेंसी, फ्रीक्वेंट और ओकेजनल। उसके बाद हमने देखा था वर्कलोड। वर्कलोड वही हो गया कि कितना वहाँ एक्सरेज का काम हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करती है हमारी प्रोटेक्टिव बैरियर की थिकनेस। देन इट इज़ यूज फैक्टर, कि मतलब एक्सरे बीम कौन सी जगह पर ज़्यादातर ऑन रह रही है, परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एक्सरे बीम ऑन डायरेक्टेड टूवर्ड्स पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव बैरियर। ठीक है, और इसकी हमें यूज़ फैक्टर हर एक चीज़ का बताया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हायर केवीपी, मतलब पेनिट्रेबिलिटी पावर पे भी डिपेंड करता है। जहाँ हम हायर केवीपी यूज़ करेंगे, सो वी नीड थिकर वॉल और हाई प्रोटेक्टिव बैरियर थिकनेस। तो इसके बाद हमने देखा कि मैक्सिमम मशीन की कितनी अलाउंस होती है, कि है ना कि वो 150 केवीपी तक यूज़ होगा और मेमो के लिए 30 केवीपी तक यूज़ होगा। तो हम एक ओवर एस्टिमेट लेकर चलते हैं कि टू स्टे सेफ, ताकि हमारे बैरियर की थिकनेस जो कम ना रहे। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा डिपेंड करता है, जो हमने ये सारे कैलकुलेशन ली, ऑल कैलकुलेशन इंश्योर्स पब्लिक गेट्स वेरी वेरी लो रेडिएशन, मतलब जो पब्लिक को बहुत रेडिएशन कम लगते हैं, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है ना। एक तो हम वैसे बीम को कॉलिमेटेड रखते हैं, उससे भी कम हो जाता है, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो हमारे बैरियर थिकनेस है उनमें इतना प्रिसाइजली यूज़ कर रहे हैं कि हमारी जो रेडिएशन है वो बाहर तो जा ही नहीं रही। ठीक है, आउटसाइड एक्सरे बीम डोज लिमिट क्या होती है, इज इक्वल टू 1 मिलीसीवर्ट पर वीक और 100 मिली रैम पर वीक। ठीक है, 20 माइक्रोसीवर्ट पर वीक और 2 मिली रैम पर वीक। ठीक है, ये सारे डिपेंड करते हैं कि हमारे वॉल की जो थिकनेस है, हमारे बैरियर्स की थिकनेस है कितनी होनी चाहिए। जैसे ऑक्यूपेंसी फैक्टर, हाउ लॉन्ग पीपल स्टे देयर। देन वर्कलोड, हाउ मच एक्सरे यूज्ड देयर। उसके बाद आता है यूज फैक्टर, डायरेक्शन ऑफ बीम, की कौन सी वॉल पे, ठीक है, कौन सी जगह पे हमारी बीम डायरेक्टली जा रही है। उसके बाद आता है केवीपी, पेनिट्रेशन पावर, ऑल डिसाइड वॉल थिकनेस। ये सब जो है वॉल की थिकनेस को डिसाइड करते हैं। एक्चुअल रेडिएशन इज लेस देन कैलकुलेटेड, सो वॉल्स आर ऑलवेज सेफ। हमने देखा था ना कि एक्चुअल में वो
जो हमारी कैलकुलेशन से भी कम आती है रेडिएशन, जितनी हमने कैलकुलेट किया ना कि इतनी आ जाएगी, तो उससे भी ज़्यादा कम होती है एक्चुअल में। तो जो हमारी वॉल्स हैं वो हमेशा सेफ़ होती हैं। ठीक है, थैंक यू। ये और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।